हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं और आप इसके सॉल्यूशंस जगह जगह तलाश रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम होता है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने का। पर ये इन्फॉर्मेशन इतने सारे सोर्सेज से आपके पास आती है और इतने सारे लोगों से आपके पास आती है कि जिसमें जाहिर सी बात है कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, जिसमें कुछ लोग किसी और तरीके के पैटर्न पे बात कर रहे होंगे और कुछ लोग किसी और। तो इस सिचुएशन में कंफ्यूजन बहुत कॉमन है और कई दफ़ा ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तविकता में आपके लिए सही क्या है और गलत क्या। तो मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता। पिछले 17 सालों से हम ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं और काफ़ी ट्रांसप्लांट्स कर लेने के बाद अब पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नंबर में अब हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर के लिए केसेस आते हैं। तो क्या वजह है कि हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर के केसेस इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं? तो इसकी वजह अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक कॉमन वजह जो सबसे ज़्यादातर केसेस में मैंने देखी है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के नाम पर आपको इंटरनेट पे क्या क्या परोसा जा रहा है, शायद आप गौर भी ना करते हो कौन कौन लोग और क्या उनकी ऑथेंटिसिटी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि उन चीज़ों को वेरीफाई या ऑथेंटिसिटी को चेक करने का कोई ज़रिया नहीं है। लगातार 4 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से एक ही तरीके की बातें सुन सुन के आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में बातें उतर जाती हैं और फिर आपको ये सच लगने लगती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सच हो। तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आपके हाथ में जो आपकी मदद करेगा इसको ठीक करने के लिए। दूसरा एक कारण और भी है कि जब कोई व्यक्ति एक बार ट्रांसप्लांट ख़राब करा लेता है तो वो उस समय अपनी रिसर्च करने की कोशिश करता है, जानने समझने की कोशिश करता है कि शायद क्यों मेरा ये ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ, क्यों, क्या वजह रही थी ट्रांसप्लांट के ख़राब होने की। बट ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी बार भी सही चीज़ ही चुन पाए, क्योंकि आपके पास यदि इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज से नहीं आ रही है तो आपके लिए उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर विश्वास करके सेकंड टाइम भी मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि जो लोग अपनी रिसर्च करते हैं प्रॉपर, वो फिर अपने लिए वही क्लिनिक चुनते हैं जहाँ पर वो भरोसा कर सके, जहाँ पर कि रिपेयर केसेस को ट्रीट करने की एक्सपर्टीज़ हो। प्रोबेबली यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्राइमरी तौर पर जो रिपेयर केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बजाय कि फ़्रेश केसेस के। फ़्रेश केसेस के थोड़े रिलेटिवली कम आने का एक रीज़न ये भी रहता है कि कॉस्टिंग। बहुत सारे लोग जब ट्रांसप्लांट अपने लिए डिसाइड करते हैं तो कुछ लोगों का जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो होता है कि क्या ये ट्रांसप्लांट मेरे बजट में फ़िट बैठेगा या नहीं। यही एक सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर होता है बहुत सारे क्लिनिक्स का, और यही ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। पैसे आप फिर भी कमा सकते हैं, पर एक बार आपका डोनर ख़राब हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, जहाँ पर आप अपने लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल पा सकते हैं। सिर्फ बाल को उगा देना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बहुत लोग कर सकते हैं, पर वो बाल किस तरीके से उगाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जब लोग पूरा रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो क्या रिसर्च है ऐसी जो आपको करनी चाहिए यदि आपका एक ट्रांसप्लांट पहले ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और आप देख रहे हैं अब ऐसी चीज़ की जो आपको एक बेहतर सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर सके। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, चेकलिस्ट है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, जो मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ आपको। और यदि आप इस इन्फॉर्मेशन को पसंद करें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने चैनल पर डालते रहते हैं जो कि
आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगी, दैट्स फॉर श्योर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपने पहला जो ट्रांसप्लांट कराया है वो मेथड क्या था जिसके ज़रिए आपने ट्रांसप्लांट चूज़ किया था। यदि वो FUE था तो अब सेकेंड FUE कराना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पहले FUE के बाद डोनर एरिया वीक पड़ जाता है, बीच बीच में गैप्स बन जाते हैं, वहाँ स्कारिंग बनती है। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस किया है। यदि आप ये एनिमेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हेयर के एंगल्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्कारिंग, जो रिमेनिंग हेयर हैं जिनको आप सेकेंड टाइम में टारगेट करने की कोशिश करेंगे वो चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह से इन हेयर के कटने के, ख़राब होने के, ट्रांजैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस यदि कोई व्यक्ति सेकेंड टाइम, जैसा आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में, ये इनका एक कॉम्बिंग वीडियो है जिसमें एक दफ़ा FUE एक्सट्रैक्शन के बाद ये काफ़ी खाली नज़र आ रहा है, और जब आप सेकेंड टाइम FUE एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे केसेस में तो उस समय डोनर की क्या स्थिति होती है आप ज़रा इस पिक्चर में देखें। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज़ वो वीडियोस देखते हैं इंटरनेट पे। आप देखिए, आप काफ़ी सारे वीडियोस तो यूट्यूबर्स के ही देखते हैं जिन लोगों ने अपने ट्रांसप्लांट्स कराए हैं। आपने कभी गौर किया कि जो लोग अपने ट्रांसप्लांट्स के रिज़ल्ट्स इस तरह से शो कर रहे हैं, कभी गौर किया उनके डोनर एरिया पे? उनके डोनर एरिया बहुत ज़्यादा थिक डोनर एरियाज़ होते हैं जहाँ काफ़ी अच्छे बाल होते हैं, और ऐसे डोनर एरिया हर व्यक्ति के पास नहीं होते। आप यदि उनके डोनर का स्थिति देखेंगे एक FUE के बाद भी, तो वहाँ पर भी डिप्लीशन पाया जाता है, कमी पाई जाती है, बट वो स्मार्टली इस तरह से दिखा दिया जाता है आपको कि आपको लगता है कि भाई वो सारा अच्छे से भरा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपके दिमाग में उत्पन्न करता है, जिसमें कि आप को ऐसा लगेगा कि ट्रांसप्लांट करने के बाद भी डोनर एरिया काफ़ी वैसा ही ठीक दिख रहा है और आप कोई भी स्टाइल रख सकते हैं और कुछ भी, बट FUE के बाद भी वहाँ पर स्कारिंग होती है। कुछ मरीज़ों में ज़्यादा ऑब्वियस होती है, कुछ मरीज़ों में थोड़ी हल्की दिखती है। पर यदि आपने फर्स्ट टाइम FUE सर्जरी करा ली है तो उस स्थिति में सेकेंड FUE कराना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। रूटीन में हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिन्होंने पहली सर्जरी FUE करा रखी होती है, और हम उन केसेस में FUT करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आप डोनर एरिया की डेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे कि आप यदि ये केस देखें, इनका डोनर एरिया बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था। ये पेशेंट राहुल हैं, आप देखें इनका FUE के बाद काफ़ी ज़्यादा खाली दिखता है। 2 दफ़ा FUE करा चुके थे, अभी तो डोनर एरिया काफ़ी ख़राब स्थिति में है, और इनका जो ट्रांसप्लांट के पहले रिज़ल्ट्स थे वो भी काफ़ी ख़राब हैं, और इनको प्रॉमिस किए गए थे एक बहुत बड़ी संख्या में नंबर, जो कि फ़र्स्ट सर्जरी में भी शायद 4000 के करीब था और सेकंड सर्जरी में भी। तो ये इतने बड़े नंबर FUE के ज़रिए पॉसिबल नहीं होते। आप ये वीडियो देखिए, इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लिंक देखिएगा। हमने बताया है कि किस डोनर में कितने ग्राफ्ट्स निकाल पाना संभव होता है। तो राहुल के केस में हमने FUT सर्जरी किया। ऑब्वियसली यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट नहीं निकल सकते, बट हमें कुछ तो करना था, कुछ तो फ्रंट पे कवरेज देना था। तो जितने भी ग्राफ्ट्स, लगभग इनके केस में 1100 ग्राफ्ट्स निकले। तो जैसा आप इस केस में देख रहे हैं, यदि आप FUT के स्कार को देखेंगे तो एक बहुत ही फाइन, एक बहुत ही थिन लाइन है, और ऑन द अदर हैंड जो आप FUE के पूरे एक्सट्रैक्शन को देख रहे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो दूसरी चीज़, जब आप रिपेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो आपको गौर करनी चाहिए कि क्लिनिक के पास जहाँ पर आप गए हैं कुछ एक्सपीरियंस है इस तरीके के केसेस को डील करने का या नहीं। जैसे कि यदि हम देखें हेयर लाइंस को, जो ज़्यादातर क्लिनिक्स जैसे डिज़ाइन करते हैं, आप देखिए बहुत दफ़ा जो हेयर लाइन बने होते हैं वो एक जैसे दिख रहे होते हैं, मोनोटोनस, एक जैसे डिज़ाइंस के हिसाब से। अब ये चीज़ आप कभी भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे सकती, बिकॉज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हेयर लाइन को चेंज करना होता है, आपकी डोनर भी देखनी होती है। यूजुअली जो रिपेयर केसेस होते हैं उनके अंदर डोनर बहुत कम होता है,
तो हमें कहीं कहीं से इधर उधर से यूज़ करके ग्राफ्ट्स को डालना होता है। प्राइमरी केसेस में भी देखें कि जो उनके फर्स्ट हैंड केसेस हैं वहाँ पर हेयर लाइन करीब से दिखाई गई है या नहीं। बहुत दफ़ा आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखते हैं लोग, उनका आप देखेंगे तो उनके हेयर लाइंस बहुत अननेचुरल बने हुए होते हैं और पता नहीं लोग वही देख के देख रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है या ऐसा है। उनके डोनर के हिसाब से उस रिज़ल्ट को कैसा दिया जा सकता था, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो ट्रांसप्लांट को और भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट रहती हैं। इसके अलावा जब आप अपने लिए रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप ऐसे क्लिनिक को चुनें जहाँ पर आपको ऑप्शंस तो दिए जाएं। आप जानते हैं कि जब आपने एक सर्जरी कराई है, आप डेंसिटी से खुश नहीं हैं, आपका डोनर एरिया काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। उस स्थिति में यदि हम सिर्फ एफयू ही करना जानते हैं स्कैल्प से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कुछ ज़्यादा ग्राफ्ट मिलेंगे नहीं। जनरली ऐसे केसेस में हम एक बार, दो बार या अगर इलास्टिसिटी अलाउ करें तो 3 दफ़ा तक एफयूटी कर सकते हैं और उसके अलावा रिमेनिंग एरिया से एफयूई ग्राफ्ट्स भी निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बॉडी हेयर से एफयूई करना काफ़ी यूज़फुल रहता है, बियर्ड स्पेशली, चेस्ट, प्यूबिक, एक्सिलरी, तो ये हेयर भी काफ़ी यूज़फुल और काम के रहते हैं जब हम रिपेयर केसेस में डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जैसे कि आप ये केस में देख रहे हैं। 8 दफ़ा एफयूटी सर्जरी कराई थी कहीं बाहर। ये पेशेंट फ्लोरिडा से थे, यूएस से, और वहाँ इन्होंने 8 टाइम्स ये सर्जरी कराया था। तो ऑब्वियसली एफयूटी वाज नॉट पॉसिबल। और यदि डोनर पे नज़र डालें तो बहुत ही वीक डोनर है, एफयूई के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा। और फिर भी कुछ एफयू एक्सट्रैक्ट किए गए, बॉडी हेयर यूज़ किए गए स्कैल्प से लेने के बाद, जैसे हमने चेस्ट यूज़ किया, बियर्ड यूज़ किया, प्यूबिक यूज़ किया, और उस सब के बाद हमने थोड़ा फ्रंट पे आप देखें तो काफ़ी बेहतर हो गया। क्राउन जो बिल्कुल खाली था वहाँ पर पहले से काफ़ी बेहतर हुआ। बट फिर हमने एक और प्रोसीजर किया जिसको बोलते हैं स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, और अब यदि आप नज़र डालेंगे तो ये हेयर काफ़ी बेहतर दिखते हैं, ये एरिया काफ़ी कवर्ड दिखता है। और इस तरीके के डोनर के साथ, जैसा कि आप पेशेंट के देख रहे हैं कि चेस्ट हेयर भी बहुत कमज़ोर थे, वीक थे, बियर्ड भी बहुत कम था, तो बहुत लिमिटेड डोनर के साथ हम काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर पाए। रेगुलर बेसिस पे ये सब टेक्निक्स रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरीके से होती हों। एक और टेक्निक जिसको सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट कहते हैं, ये भी काफ़ी हैंडी रहती है जब हम उन केसेस में डील करते हैं जहाँ पर हमारे पास डोनर कम है। तो बहुत दफ़ा हम नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट को सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट से कंबाइन कर सकते हैं। हालांकि सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स जो होते हैं दे आर नॉट परमानेंट, ये इसमें काफ़ी हेयर लॉस होता है, करीब 15-20% तक हेयर लॉस होता है पर ईयर। बट हाँ, जब आपके पास डोनर बहुत कम है और ऐसे रिपेयर केसेस में जब ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, जैसा कि आप ये पेशेंट्स में देख रहे हैं। हमने यहाँ सिंथेटिक हेयर यूज़ किया क्योंकि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं था और ये पहले सर्जरी करा चुके थे और अच्छे रिजल्ट्स या अच्छी डेंसिटी नहीं दिख रही थी। अभी हम देखेंगे कि थोड़े ही सिंथेटिक हेयर के साथ काफ़ी अच्छी हम कवरेज अचीव कर पाए। और सबसे अच्छी बात सिंथेटिक हेयर की रहती है कि ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता। स्पेशली जो लोग अपना ट्रांसप्लांट ख़राब करा के सालों वेट कर चुके हैं उनको ये बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, यदि संभल के किया जाए तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इन ऑल, वो लोग जो अपने ट्रांसप्लांट्स ख़राब करा चुके हैं वो उम्मीद ना खोएं। वो एक गलती पहले कर चुके हैं, उनको अब दोबारा गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह तरह के लालच देंगे कि हमारे यहाँ कॉस्ट इतना है या हम इतने सारे ग्राफ्ट्स आपके निकाल के कर देंगे। झूठ हमेशा सुनने में कानों को अच्छा लगता है, पर जब करने पर आता है तो ये फिर रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि आपका डोनर वीक हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो सभी लोग जो अपना ट्रांसप्लांट पहले ख़राब कर चुके हैं, जिनको ये समस्याएं हैं डेंसिटी की, हेयर लाइन शेपिंग की, तो जो लोग अपना
ट्रांसप्लांट ख़राब करा चुके हैं, जिनको कि डेंसिटी के साथ इशू है, हेयर लाइन के साथ इशू है और जिनको डोनर बहुत कम हो चुका है, उन लोगों के लिए भी उम्मीद है। ट्रांसप्लांट्स किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर पर विश्वास ही खो देते हैं। ज़रूरत नहीं है, आपके लिए अभी भी काफ़ी रास्ते हैं, बस आप अपनी रिसर्च ढंग से कीजिए। तो ऐसा क्लिनिक चुनें हमेशा जो कि ये सारी चेकलिस्ट पे प्रॉपर उतरता हो। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी और चाहिए, आप भी यदि अपना ट्रांसप्लांट ख़राब करा चुके हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा आपके लिए आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला के। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं जब उनके ख़राब हो जाते हैं ट्रांसप्लांट्स, और क्योंकि बहुत सारा उसमें समय, एनर्जी, पैसा और डोनर लगा होता है। तो ऐसी स्थिति में एक अपना मनोबल बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक सबकॉन्शियस हीलर हूँ। मेरे आप एक चैनल का लिंक दे रहे हैं हम यहाँ पर आपको। ये एक सेपरेट चैनल है इस चैनल से जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल में आपको कई तरह के गाइडेड मेडिटेशंस मिलेंगे और कई तरीके के बहुत पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे। ज़रूर देखिए, और ये चीज़ें आपके लाइफ में एक बहुत मेजर परिवर्तन ला सकती हैं। अभी भी सब ख़त्म नहीं हुआ है, देयर इज़ ऑलवेज़ होप। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।